अब बारी आती है जब हम शेडिंग की बात करें तो डार्क टू लाइट जो शेड्स होती हैं उसको बड़ा ऑब्जर्व करना पड़ता है, बड़ा ध्यान रखना पड़ता है कि कौन सा हिस्सा किससे कितना डार्क है, कितना लाइट है। तो उसके लिए जो लाइट सोर्स है उसको अंडरस्टैंड करना बहुत ज़रूरी है। लाइट इज़ द सोर्स ऑफ विजुअल डायमेंशंस एंड कलर्स। यानी कि अगर लाइट नहीं होगी तो हमें ऑब्जेक्ट की जो शेप है वो सिलहट में नज़र आएगी। सिलहट की कोई डायमेंशन नहीं होती है, लेकिन हम जैसे ही किसी ऑब्जेक्ट पे लाइट डालते हैं तो हमें डायमेंशंस क्रिएट होती हुई नज़र आती है। डार्क और लाइट शेड्स उसमें महसूस होने शुरू हो जाते हैं और धीरे धीरे करके हमें उसमें कलर्स भी महसूस होने शुरू हो जाते हैं। इसका मतलब लाइट सोर्स जो है वो एक तरह से बहुत पावरफुल एक एलिमेंट है टू स्टडी, और इसके बाद ही हम ड्राइंग कर पाते हैं। अदरवाइज वो फ्लैट एक सरफेस होती है, फ्लैट एक ज्योमेट्रिकल शेप होती है, ऑब्जेक्ट नहीं होती है। ऑब्जेक्ट तभी बनती है जब उसके ऊपर लाइट सोर्स डाला जाए। तो लाइट सोर्स जो है वो स्टडी करने का मतलब ये है कि डार्क टू लाइट और लाइट टू डार्क जो शेड्स हैं वो ग्रैब करने होते हैं। उसकी जो वैल्यूज़ जो होती हैं डार्क और लाइट की वो महसूस करनी होती हैं। कौन सा हिस्सा किस से कितना लाइट कितना डार्क है, हाईलाइट से कंपेयर करते हुए और डार्केस्ट एरिया से कंपेयर करते हुए बीच की जितनी भी शेड्स होती हैं, जो ग्रे टोन कह लीजिए उसको या मीडियम टोन्स कह लीजिए, उनको स्टडी करना पड़ता है कि कौन सा हिस्सा कहाँ पे लाइट है, कौन सा हिस्सा कहाँ पे डार्क है। ये चीज़ बहुत ज़रूरी होती है। तो स्क्रीन पे आप देख रहे हैं वैल्यूज़ को शेड करने की कोशिश की है लाइट टू डार्क, वो हो गया ब्लॉक में, और जो दूसरा हिस्सा है वो है डार्क टू लाइट, वो हो गया स्मूथनेस करके लाइट टू डार्क करके उसको शेड किया गया है। दूसरे पहली जो ऑब्जेक्ट थी वो थी स्क्वायरिश ऑब्जेक्ट। उसमें हर सरफेस अपने आप में एक ऑब्जेक्ट थी, यानी कि फ्लैट सरफेस थी। तो फ्लैट ही लाइट सोर्स उसमें पड़ता था। तो एक मीडियम था, एक लाइट था और एक डार्क था। लेकिन जो स्फीयर जो शेप होती है, स्फीयर शेप में मिक्सिंग जो है वो आती है। जब लाइट सोर्स डाला जाए तो बिल्कुल ब्लेंड होती हुई जो सारी जो शेड्स हैं वो मिक्स होती हुई आएंगी। उसमें आप ब्लॉकिंग नहीं कर सकते हैं क्योंकि सरफेस है उसमें आपको ढूंढना बहुत मुश्किल है। एक पर्टिकुलर सरफेस स्फीयर शेप में नहीं होती है, उसमें लाइट टू डार्क ही आपको शेड करनी पड़ती है। तो स्क्रीन पे आप देखिए उसमें हाईलाइट है, लाइट है, हाफ टोन है, ये इस टाइप से जो टुकड़े हैं वो उसके अंदर दिखते हैं। तो स्फीयर टाइप की शेप हो, उसके स्फीयर में हमेशा डार्क टू लाइट टोन जाती है और हाईलाइट एक पर्टिकुलर जगह होती है, और जो दूसरा जो रेक्टेंगुलर या स्क्वायरिश जो ऑब्जेक्ट होता है उसमें कोई हाईलाइट जो है उस तरीके से डिफाइन नहीं होती है। हाँ, लाइटेस्ट टोन जरूर एक पूरी सरफेस पे मिलेगी आपको, लेकिन हाईलाइट टाइप की चीज़ जो है थोड़ी उसमें नहीं अवेलेबल होती है। नेक्स्ट जो स्क्रीन में आप देख रहे हैं वो सिलिंड्रिकल ऑब्जेक्ट है। सिलिंड्रिकल के दो पार्ट होते हैं, एक फ्लैट सरफेस होती है और एक स्फीयर टाइप की एक सरफेस होती है, यानी कि डार्क टू लाइट शेडिंग आती है, और एक में फ्लैट सरफेस होती है। क्योंकि सिलिंड्रिकल जो है वो एक तरह से मान लीजिए जैसे एक हिस्सा जिस पे लाइट सोर्स जब पड़ता है तो वो क्योंकि फ्लैट सरफेस है तो उसके ऊपर एक ही टाइप की जो लाइट है या शेडिंग है वो आएगी, और जो दूसरा पार्ट है वो लाइट टू डार्क, यानी कि जो लाइट सोर्स की तरफ से दूसरे जो ऑपोजिट हिस्से में जब जाता है तो वो डार्क होता है। तो डार्क टू लाइट, लाइट टू डार्क शेडिंग मर्ज होती है। और जो फ्लैट सरफेस होता है उस पर मैंने पहले ही बताया कि कोई भी एक लाइट सोर्स पड़ता है तो एक ही लाइट सोर्स के हिसाब से शेड आती है, यानी कि फ्लैट सरफेस और फ्लैट शेड, नो डार्क टू लाइट, नो लाइट टू डार्क। सिलिंड्रिकल ऑब्जेक्ट में दो टाइप की शेडिंग है, एक है फ्लैट यानी कि एक सी शेडिंग, और दूसरा जो पार्ट है सिलिंड्रिकल का वो है डार्क टू लाइट या लाइट टू डार्क। अब आता है एक ऐसा पार्ट जो बहुत ही इंटरेस्टिंग होता है, इसको अंडरस्टैंड करना बहुत ज़रूरी है कि ये एलिमेंट जान डाल देता है किसी भी सीन में या किसी भी आर्ट फॉर्म में। वो है शेडो की मूवमेंट। ज़्यादातर मैंने देखा है कि लोग जो है अक्सर क्या सोचते हैं कि शेडो जो है वो हमेशा स्ट्रेट या फ्लैट सरफेस पे या फ्लैट मूव करता है। फ्लैट मूवमेंट जो है शेडो की नहीं होती है, वो डिपेंड करता है कि नीचे सरफेस क्या है। शेडो जो है वो अपने आप में एक ऑब्जेक्ट है, ये मान के चलिए। शेडो जो है वो ड्राइंग डिफाइन करती है उस सरफेस की जिस पे वो पड़ती है। शेडो को अगर मैं सीढ़ियों पे डालता हूँ तो सीढ़ियों की जो ड्राइंग है वही शेडो की ड्राइंग कहलाती है। अगर कोई भी सरफेस अनइवन है तो शेडो भी अनइवन मूव करती है,
उसके अकॉर्डिंग जो है उसका ऊपर नीचे होना वो ज़रूरी हो जाता है। तो सरफेस की मूवमेंट के हिसाब से ही शैडो की जो शेप है वो ड्रॉ होती है, उसी तरीके से वो मूव करती है। अगर सरफेस जो है नीचे गड्ढे में गड्ढा है कोई, तो शैडो उसके नीचे चली जाती है, वो दिखती नहीं है। लेकिन जहाँ पे लाइट सोर्स आएगा वहीं पे शैडो आएगी। आप कहीं पे भी शैडो नहीं डाल सकते हैं। जहाँ पे लाइट सोर्स खत्म हो जाता है उस जगह पे कभी भी शैडो नहीं पड़ती है। शैडो वहीं पड़ती है जहाँ पे लाइट भी साथ में दिखाई देती हो। तो याद रखिए, शैडो की मूवमेंट मूव करेगी अकॉर्डिंग टू द सरफेस मूवमेंट। सरफेस का ट्रीटमेंट, सरफेस की जो शेप है, सरफेस का जो लुक एंड फील है, उसके हिसाब से ही शैडो की लुक एंड फील या मूवमेंट या उसका ट्रीटमेंट होगा। हाँ, ये बात अलग है कि उसके अंदर अगर हम जब कलर करते हैं तो जो सरफेस का जो कलर होता है उसी को ही डार्क पेंट करते हैं, ब्लैक यूज़ नहीं करते हैं। ब्लैक जो है शैडो नहीं होती है, शैडो होती है जिस सरफेस के ऊपर शैडो पड़ती है उसका डार्कर एरिया। यानी कि मान लीजिए मैं कहता हूँ ग्रीन सरफेस है, ग्रीन पे अगर कोई भी शैडो पड़ती है तो ग्रीन के ऊपर ब्लैक सरफेस नहीं होगी, ब्लैक शैडो नहीं होगी, बल्कि डार्क ग्रीन शैडो होगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि शैडो जो है एक तरह से मान के चलिए एक ऑब्जेक्ट होती है जो ट्रांसपेरेंट होती है, जो फ्लैट होती है, उसके अंदर कोई डायमेंशन नहीं होती है, खाली एक थिन लाइन होती है, थिन एक सरफेस होती है जो मूव करती है अकॉर्डिंग टू द सरफेस मूवमेंट। तो ये मेजर चीज़ है। अब बारी आती है कि जैसे हम लोग दो टाइप की लाइट सोर्स को मानते हैं। शैडो जो है मूव करती है या शैडो की जो शेप है या उसका जो ट्रीटमेंट है वो लाइट सोर्स के ऊपर डिपेंड करता है। लाइट सोर्स दो टाइप के होते हैं। एक लाइट सोर्स हार्ड लाइट सोर्स होता है, यानी कि जैसे बल्ब, ऐसा बल्ब जो टंगस्टन वायर जो जिसके अंदर जलता है। यानी कि हार्ड लाइट की एक दूसरी डेफिनेशन जो है मैं कहूँगा कि जिस लाइट सोर्स को आपकी आंखें ना देख पाए, यानी आपकी आंखें बंद होने लगे, तो समझो वो हार्ड लाइट है। और एक होती है सॉफ्ट लाइट सोर्स। सॉफ्ट लाइट सोर्स का मतलब ये है कि आप उस लाइट सोर्स की तरफ आराम से देख सकते हैं। तो हार्ड लाइट जो अगर पड़ती है तो शैडो भी बहुत शार्प एज वाली एक शेप क्रिएट करती है जो आपकी ऑब्जेक्ट की शेप होती है। यानी कि ऑब्जेक्ट को बिल्कुल एज इट इज जो है वो ड्रॉ कर देती है, उसके एजेस जो है वो शार्प ही रहते हैं। और इसकी जो शैडो होती है वो ज़्यादातर एक ही कलर की होती है, एक ही शेड की होती है। यानी कि शैडो के अंदर डार्क और लाइट नहीं होता है। दूसरा जो लाइट सोर्स है वो सॉफ्ट लाइट सोर्स है, जैसे ट्यूब लाइट होती है या रिफ्लेक्टिव लाइट जो होती है वो सॉफ्ट लाइट होती है। इसकी अगर आप शैडो की बात करें तो इसकी जो शैडो है वो पर्टिकुलर एक शेप लेके नहीं चलती है, बल्कि वो मर्ज होते हुए चलती है। यानी कि वो लाइट और डार्क के अंदर, यानी कि डार्क इज शैडो एंड लाइट इज लाइट। तो जो सरफेस पे लाइट पड़ी है, लाइट में घुसने की कोशिश करती है, उसकी डिफाइंड आउटलाइन नहीं मिलती है शैडो की, ये स्मूथ मर्ज होती हुई लाइट के अंदर दिखाई देती है। तो ये जो है वो सॉफ्ट लाइट होती है, रिफ्लेक्टिव लाइट होती है। यानी कि शैडो के अंदर कहीं ना कहीं से रिफ्लेक्ट होके एक लाइट या दो लाइट या चार तरफ की लाइट भी घुस जाती है। इसलिए जो हार्ड लाइन होती है, लाइट सोर्स की वजह से जो शैडो पड़ती है उसकी जो हार्ड लाइन होती है वो स्मूथ हो जाती है, मर्ज हो जाती है। डायरेक्ट लाइट इस पर नहीं पड़ती है, इनडायरेक्ट लाइट होती है। तो ये उसमें हार्ड लाइट में और सॉफ्ट लाइट में फ़र्क होता है और इन्हीं की वजह से इनकी शैडो पे भी फ़र्क पड़ता है। इसके बाद पार्ट आता है जब आप एक से ज़्यादा या कह लीजिए चलिए दो लाइट सोर्स अगर आप यूज़ करते हैं किसी ऑब्जेक्ट पे, तो आपने देखा होगा कि हर लाइट सोर्स जो है एक शैडो भी क्रिएट करती है। तो दो अगर लाइट सोर्स हैं तो दो शैडो आएंगी। एक लाइट सोर्स मान लो लेफ्ट से है, एक लाइट सोर्स राइट से है, तो उसकी जो शैडो है ऑपोजिट साइड जाती है। तो कहीं ना कहीं एक ऐसा पॉइंट भी आता है जब दोनों लाइट सोर्स की जो शैडो है वो क्रॉस करती हैं एक दूसरे में। तो यहाँ पे अगर एक सा लाइट सोर्स है तो शैडो के ऊपर शैडो डार्क नहीं हो पाता, लेकिन अगर एक लाइट सोर्स या तो थोड़ा सा दूर हो या लाइट सोर्स की पावर ज़्यादा हो और एक थोड़ी सी डिम हो, तब ध्यान से अगर आप देखेंगे तो एक लाइट सोर्स की शैडो को दूसरी जब लाइट सोर्स की शैडो ऊपर से काटती है तो वो डार्कर हो जाती है। यानी कि 1+1=2। शैडो के ऊपर शैडो इज डार्कर शैडो। फॉर एग्जाम्पल जैसे हम कलर्स में करते हैं
कि अगर रेड के ऊपर अगर मैं येलो चढ़ा देता हूँ तो बीच का हिस्सा जहाँ पे रेड और येलो मिक्स होता है वो ऑरेंज हो जाता है, यानी कि एक उसकी जो टोन है वो चेंज हो जाती है। तो एक लाइट सोर्स प्लस दूसरा लाइट सोर्स, दोनों की शेडो, और जो दोनों शेडो जहाँ पे भी मिलेंगी आपस में क्रॉस करेंगी वो हिस्सा डार्कर हो जाता है। तो ये भी एक बहुत पावरफुल चीज़ है, रियलिस्टिक ऑब्जर्वेशन है। इसको भी आप अपने हिसाब से कहीं ना कहीं ऑब्जर्व करके देखिए, आपको काफ़ी कुछ इसकी नॉलेज होगी, और इसको अगर आप वैसा ही ड्रॉ करते हैं तो इंटरेस्टिंग लगता है वो। नेक्स्ट इज पर्सपेक्टिव इन शेडो। शेडो में भी पर्सपेक्टिव होता है। कैसे होता है पर्सपेक्टिव में? यानी कि कह लीजिए कि या तो लाइट सोर्स बहुत नीचे की तरफ हो, यानी कि नीचे की तरफ अगर हम लाइट सोर्स यूज करते हैं तो उसके अंदर जो कोई भी ऑब्जेक्ट है जिसकी शेडो ग्राउंड पे पड़ती है, कहीं पड़ती है, तो वो बहुत ज़्यादा दूर जाती हुई महसूस होती है, कि या तो ऑब्जेक्ट जो है वो हमारी तरफ आती हो या हमसे दूर जाती हो, या लाइट सोर्स बहुत दूर हो और थोड़ा नीचे की तरफ हो, तो इस वजह से शेडो जो है वो पर्सपेक्टिव में दिखता है। नेक्स्ट इज लैंडस्केप स्केचिंग। मैं हमेशा एक बात बोलता हूँ कि इंसान को शुरू करना चाहिए वाइड लैंडस्केप स्केचिंग से। नज़दीक के किसी भी लैंडस्केप को आप ड्रॉ करने की कोशिश मत कीजिए, क्योंकि वो फिर आपका ऑब्जेक्ट ड्राइंग के तरीके से ही यूज़ होना शुरू हो जाता है। मान लीजिए आप कहें कि जी घर बनाने हैं, तो घर तो बहुत नज़दीक की चीज़ है, लेकिन आप किसी ग्राउंड पे जाते हैं, वहाँ छोटे छोटे पेड़ नज़र आते हैं, छोटा पहाड़ नज़र आता है, नज़दीक से दूर जाती हुई चीज़ें नज़र आती हैं। तो इसके अंदर आप देखिए वाइड लैंडस्केप स्केचिंग में एक आई लेवल जो है वो जानना बहुत ज़रूरी है। आई लेवल की नॉलेज के बगैर लैंडस्केप करना या कोई भी चीज़ बनाना बहुत मुश्किल है। सिर्फ लैंडस्केप की बात नहीं है, ऑब्जेक्ट को भी आप आई लेवल के बगैर नहीं बना सकते हैं। तो ये चीज़ जो है बहुत ज़रूरी है कि आप आई लेवल की इंफॉर्मेशन या नॉलेज ज़रूर लें। वाइड एंगल लैंडस्केप स्केचिंग में आप स्क्रीन पे देख रहे हैं कि इसमें किस तरीके से आई लेवल लिया, फिर ब्लॉकिंग की है। फिर ब्लॉकिंग जो है वो एक बहुत ज़रूरी चीज़ है। ब्लॉकिंग करना बड़ा आसान सा एक मेथड है, और उसको अगर आप कर लेते हो तो आपको ऑब्जेक्ट बनाने में बहुत आसान हो जाती है। फिर उसके बाद आ जाता है डार्क एरिया। डार्क से लाइट शेड जो है वो आपको पकड़ने में आसान हो जाता है कि डार्क एरिया, मेरा सबसे पावरफुल डार्क एरिया कौन सा है। तो उसी तरीके से उसको डार्क टू लाइट जो है वो आप उसकी ब्लॉकिंग करके देख लीजिए। तो स्क्रीन पे आप देखिए, उसमें 2-3 पॉइंट्स जो हैं वो आपको करने चाहिए, और उसी तरीके से आपको लैंडस्केप बनाना चाहिए। ये लैंडस्केप का एक और आपका एग्जाम्पल है। ये थोड़ा सा नज़दीक है, ये वाइट में नहीं है, थोड़ा मिड उसमें आ गया है, लेकिन इंटरेस्टिंग है। इसमें भी किस तरीके से हमने फॉर्म्स को पकड़ा है, ब्लॉकिंग की है ऑब्जेक्ट्स की। अगर आप शुरू में ही ये ब्लॉकिंग कर लेते हो तो उसकी जो बनावट है या उसकी जो स्केचिंग है, उसकी ड्राइंग है, बड़ा आसान हो जाती है। तो इस तरीके से ये इस सिर्फ यही नहीं, एक दो से नहीं होगा। आप बार बार जब आप लैंडस्केप की स्टडी करते हैं, आप बाहर जाइए, निकलिए, और कोई भी एक चीज़ एंगल को पकड़िए। एक एंगल को पकड़ने के बाद उसमें जो नज़र आता है वो शुरू करिए। याद रखिए, जब भी आप कोई भी चीज़ शुरू करें, नीचे से ऊपर ड्राइंग होनी चाहिए, ऊपर से नीचे ड्राइंग नहीं होनी चाहिए। यानी कि मान लीजिए इस पिक्चर में पेड़ नज़र आ रहा है, तो पेड़ का टॉप पहले ड्रॉ नहीं होना चाहिए। तो इसमें ये ना हो कि पेड़ का टॉप पहले, ग्रीन एरिया पहले बनाएं, फिर बाद में तने की तरफ आएँ, फिर घर बनाएं, ऐसा नहीं है। सबसे नज़दीक जो घर है उसका जो कोना है वो सबसे पहला अटेम्प्ट आपका ड्राइंग में होना चाहिए। वहाँ के बाद से फिर आप सीधे दूर जाती हुई चीज़ों को ड्रॉ करिए। हाई लेवल सबसे पहले ड्रॉ कर लीजिए, ये बहुत आसान कर देता है हर चीज़ को, क्योंकि हाई लेवल जो है वो एक इंफॉर्मेशन देता है, आपके एंगल्स, उन सब चीज़ों की। हमारा पेंटिंग का जो कोर्स है उसके अंदर जो नेक्स्ट स्टेप आता है वो आता है ह्यूमन बॉडी प्रपोर्शन। ह्यूमन बॉडी प्रपोर्शन जो है वो बेसिक है। उसमें मेल और फीमेल दोनों के जो प्रपोर्शन है उनकी नॉलेज हमें होनी चाहिए, क्योंकि मेल अलग प्रपोर्शन लिए हुए होता है, फीमेल कुछ पार्ट में। ऐसा नहीं है कि सारा जो प्रपोर्शन का जो पार्ट है वो बहुत ज़्यादा डिफरेंट होता है, ऐसा नहीं है। कुछ पार्ट जो हैं वो थोड़े से अलग होते हैं मेल और फीमेल में। उसकी एक छोटी सी नॉलेज जो है वो आप ले लीजिए। बाकी एज इट इज़ जो है उसकी जो हाइट है उसी तरीके से हम लोग काटते हैं, और जो बनावट है उसमें थोड़ा सा फ़र्क होता है। तो रियलिस्टिक फिगर को हम इसमें स्टडी करते हैं।
रियलिस्टिक फिगर जो है वो 8 इक्वल हेड ब्लॉक्स में आपको डिवाइड करनी होती है। कौन से ब्लॉक में कौन सा पार्ट आता है वो सब इसमें मेंशन किया गया है। तो ये बहुत ज़रूरी एक एक्सरसाइज है। इसको आप बार बार आप देखिए, बार बार दिमाग में याद करने की कोशिश कीजिए। फिर उसके बाद जब आप ब्लॉकिंग करना शुरू कर देते हैं उसके बाद ही आप फिगर के बारे में या उसको ड्रॉ करने के बारे में सोचिएगा। तो ये है फिगर प्रोपोर्शन, रियलिस्टिक फिगर, 8 हेड ब्लॉक्स। नेक्स्ट इज, जब हम प्रोपोर्शन समझ लेते हैं तो हम थोड़े पोजेज में चले जाते हैं कि भाई फिगर के प्रोपोर्शन तो हमें मालूम ही है, उनके ब्लॉक बनाइए और पोजेज को अपने तरीके से इमेजिनेशन से उसको ड्रॉ करने की कोशिश कीजिए। जितनी आप एक्सरसाइज करेंगे उतना ज़्यादा अच्छा है। तो पहले इमेजिनेशन से आप यूज़ करने की कोशिश कीजिए ताकि आपका जो प्रोपोर्शन है वो लर्न अच्छे तरीके से हो जाए। क्योंकि अगर आप देख के करेंगे तो आप थोड़ा सा डिफ़िकल्टी फेस करेंगे, क्योंकि इमेजिनेशन से आप प्रोपोर्शन को लर्न करते हैं, आप फिगर को देख के प्रोपोर्शन लर्न नहीं करते हैं। तो फास्ट पोज स्केचिंग आप जारी रखिए, कंटिन्यू करते रहिए और देखिए कि प्रोपोर्शन आपके दिमाग में बिल्कुल सही सेट हो गया या नहीं। अगर नहीं तो दोबारा फिर जाइए, फिर प्रोपोर्शन को लर्न करिए, उसके बगैर आप काम मत करिए। फिर उसके बाद आता है डेली लाइफ में डिफरेंट लोग खड़े हैं, बैठे हैं, उनको आप ड्रॉ करिए। तो ये 2 एक्सरसाइज जो है वो शुरू में ही आपके सामने आ जानी चाहिए। उसके बाद आता है कि फिगर को हम ना डिफरेंट वे से देखना शुरू कर देते हैं। कभी हम उसको ब्लॉक में देखते हैं, कभी हम उसको फास्ट स्केचिंग में देखते हैं, लाइंस में देखते हैं, डायमेंशंस में देखते हैं, स्केलेटन में देखते हैं। तो इस तरीके से आप फिगर को डिफरेंट तरीके से भी देखना शुरू करिए ताकि ये दिखाई दे कि लाइट सोर्स के हिसाब से, या कह लीजिए उसके कितने एनाटॉमिकल पार्ट्स हैं, उसकी क्या शेप है, वो सब चीज जो है धीरे धीरे करके आपकी एक्सरसाइज में आ जाएगी। तो ये भी एक तरीका है कि ह्यूमन बॉडी को इस तरीके से भी देखना चाहिए। अब बारी आती है आर्म्स की। देखिए, हाथ जो है वो आपका काउंट होता है शोल्डर्स फिंगर टिप तक, जो है वो पूरी एक आर्म कहलाती है। आर्म को अगर आप देखें कि इसमें जो चेन बनी हुई है कि हमारा जो बाइसेप एरिया है वो कैसे काम करता है, यानी कि शोल्डर से बाइसेप, बाइसेप से एल्बो, एल्बो से रिस्ट, रिस्ट से उसके बाद। तो आप टुकड़ों को देखिए कि ये एक से उसमें नहीं है, यानी कि उनकी जो डायरेक्शन है वो एक सी नहीं है। हर पार्ट जो है वो अपने आप में ऑपोजिट डायरेक्शन लिए हुए जुड़ा हुआ होता है। ऊपर से जैसे ही आप टर्न करते हैं तो वो नीचे का, उससे नीचे का हिस्सा डिफरेंट मूवमेंट के साथ फिर बाद में टर्न करता है, एक साथ टर्न नहीं करता है। यानी कि वो एक पार्ट नहीं है, हर जॉइंट में थोड़ी सी स्पेसिंग होती है। तो मान लीजिए 100% मैंने शोल्डर से एल्बो तक अगर 100% हाथ मोड़ा है, हाथ मोड़ के उसको देखता हूँ, तो जब मैं लगभग 80% हाथ टर्न कर चुका हूँ तब जाके मेरा एल्बो के नीचे का पार्ट टर्न होना शुरू होता है, यानी कि वो चेन की तरीके से काम करता है। तो इसको भी समझना बहुत जरूरी है। अब बारी आती है जो हाथ होता है उसका एक प्रोपोर्शन होता है, क्योंकि ये भी एक जरूरी चीज है कि उसका जो एक प्रोपोर्शन होता है, पाम एरिया कितना है, फिंगर एरिया कितना है, कौन सी फिंगर कितनी लंबी है, किससे कितनी लंबी होती है, अंगूठा कितना पार्ट जो है हमारे ब्लॉक से बाहर चला जाता है, ये सब जो चीज़ें हैं बहुत ज़रूरी होती हैं। दूसरे आप स्क्रीन में अगर आप देखें तो हम अपने हेड को भी हाथ से काउंट करते हैं कि हमारा जो चिन एरिया है अगर हमारा रिस्ट से लगाएं तो सबसे लंबी जो हमारी फिंगर होती है वो फोर हेड की स्टार्टिंग, यानी कि कह लीजिए जो हमारा स्किन एरिया है बाल शुरू होने से पहले वहाँ तक का पूरा हाथ की का जो प्रोपोर्शन है वो होता है। तो वो पैर को अगर आप देखें तो वो हेड के बराबर होता है, यानी कि हम जो फुट नहीं बोलते हैं, फीट बोलते हैं या जो भी है कि ये फुट है, ये फुट से ही हमारा जो स्केल है, स्केल के अंदर 1 फुट, ये उसका पैमाना जो है हमारे फुट से ही आया है। यानी कि हम ये मान के चलते हैं कि उससे उसको काउंट करना शुरू कर देते हैं कि भाई चलो ठीक है ये है, ऐसे इसका प्रोपोर्शन है। हम एक जब कदम चलते हैं तो हमारा एक अगले पैर का हील एरिया और पिछले पैर का जो हमारा थंब एरिया है वो लगभग 1 फुट के डिस्टेंस को कवर करता है। तो इस तरीके से हमारी वॉक से 1 फीट का डिस्टेंस निकलता है। तो यहाँ पे हाथ के जो प्रोपोर्शन है उसका चौड़ाई, टोटल चौड़ाई कितनी होती है और लंबाई कितनी होती है उसको पहले सबसे पहले पकड़ते हैं, फिर हर हिस्से के प्रोपोर्शन को काटना शुरू करते हैं। सबसे पहले टोटल ब्लॉक,
फिर उसके बाद पाम और फिंगर्स, और फिर उसके बाद टोटल फिंगर्स के टुकड़े। इसके बाद आता है लेग का एरिया है। लेग का पहले प्रोपोर्शन समझना बहुत ज़रूरी है।